नमस्कार दोस्तों, पंच ऋषि क्लासेस में एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है। हम लोग एक दिवसीय परीक्षाओं के लिए भारत के भूगोल का अध्ययन कर रहे हैं। जैसे लगातार आप लोगों को मालूम है कि लेखपाल भर्ती परीक्षाएं बिल्कुल उत्तर प्रदेश में आने वाली हैं। इसके बाद सुपर टेट होने वाला है, जूनियर के लिए लिखित परीक्षा आने वाली है। तो विभिन्न सारी एक दिवसीय परीक्षाएं आने वाली हैं और उसी को क्रम को याद रखते हुए पूरे भारत के भूगोल और विश्व के भूगोल का अध्ययन हम यहाँ पर करने वाले हैं। तो आज हम लोग भारत के भूगोल का अध्ययन करेंगे। इस सीरीज की ये चौथी वीडियोस है। पहले में हमने भारत की स्थिति का अध्ययन किया था, दूसरी में हमने हिमालय का अध्ययन किया था, तीसरे में हमने दर्रों का अध्ययन किया था और चौथी आज उसी क्रम की ये चौथी वीडियो है। अगर आप लोगों ने पहली 3 वीडियो नहीं देखी हैं तो उसको देखिएगा और उसके बाद इस पूरे क्रम को नोट्स बनाते चलिएगा। इससे बाहर एक दिवसीय परीक्षाओं में कुछ नहीं आने वाला, इसलिए एक दिवसीय परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण है और सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि आप नोट्स बनाते चलें। अगर नोट्स प्रिपेयर नहीं होंगे तो सारा पढ़ा हुआ बेकार जाएगा। इसलिए आप लोग क्या कीजिएगा, नोट्स बनाइएगा और अधिक से अधिक नक्शे को, मैप को बनाने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि मैप जितना अधिक बनेंगे उतना आपको समझने में आसानी रहेगी। चलिए तो शुरू करते हैं हम आज की क्लास। और आज की क्लास का जो टॉपिक है वो है प्रायद्वीपीय भाग का अध्ययन करना। भारत के जो हिस्सा है प्रायद्वीपीय भाग का, उसका अध्ययन करना आज का विषय है। तो आप लोग हेडिंग डालिएगा, प्रायद्वीपीय भाग का अध्ययन या भारत का प्रायद्वीपीय भाग। भारत का प्रायद्वीपीय भाग, ठीक है, ये हेडिंग डालिएगा। और इसके अंतर्गत, प्रायद्वीपीय भाग के अंतर्गत हम 2 चीजों का अध्ययन करेंगे। एक तो हम अध्ययन करेंगे सारे पर्वतों का और दूसरा अध्ययन करेंगे इसके पठारों का। तो आज का जो क्रम रहेगा वो पर्वतों का अध्ययन करना है कि प्रायद्वीपीय भाग के पर्वत कौन कौन से हैं और उनके बारे में क्या क्या विशेषताएं हैं। अगर हम पर्वतों की बात करें तो जिन जिन पर्वतों का हमको अध्ययन करना है उन पर्वतों को एक बार देख लेते हैं। हमको अध्ययन करना है पश्चिमी घाट के पर्वतों का, पश्चिमी घाट। हमको अध्ययन करना है पूर्वी घाट के पर्वतों का, पूर्वी घाट के पर्वत। इसके अलावा नीलगिरी के पर्वतों का अध्ययन करना है, नीलगिरी, अन्नामलाई। इसके अलावा हमको अध्ययन करना है विंध्याचल, सतपूर्णा और अरावली के। यानी कि जो हमारा आज विषय रहने वाला है वो इतने सारे पर्वतों का अध्ययन करना है। पश्चिमी घाट के पर्वत देखेंगे, पूर्वी घाट के देखेंगे, नीलगिरी, अन्नामलाई है, सतपूर्णा है, विंध्याचल है और अरावली पर्वतमाला है। तो इन सब का हमको अध्ययन करना है, एक एक कर अध्ययन करेंगे और देखेंगे इनके बारे में क्या क्या विशेषताएं हैं। सबसे पहले प्रश्न तो हमारा यही उठता है कि प्रायद्वीप होता क्या है। तो प्रायद्वीप को समझने के लिए आवश्यक है कि वह ऐसा भाग, ऐसा भूखंड जो 3 ओर से समुद्र से घिरा हो, प्रायद्वीप कहलाता है। एक ऐसा भूखंड जो 3 ओर से जल राशियों से, समुद्र से घिरा हुआ हो, प्रायद्वीप कहलाता है। अगर हम भारत की स्थिति देखते हैं तो भारत का जो तिकोना हिस्सा है, रेक्टेंगल, ट्राइंगल है, उस ट्राइंगल को देखें तो 3 ओर से ये समुद्र से घिरा हुआ है। अगर पूर्व की ओर देखें तो बंगाल की खाड़ी दिखाई देती है, पश्चिम की ओर देखें तो अरब सागर दिखाई देता है और दक्षिण की ओर देखें तो हिंद महासागर दिखाई देता है। यानी कि ऐसा भाग जो 3 ओर से समुद्र से घिरा हो, प्रायद्वीप कहलाता है। और भारत का दक्षिणतम हिस्सा, दक्षिण का हिस्सा जो एक ट्रायंगल की फॉर्म में है, वो 3 ओर से समुद्र से घिरे होने की वजह से प्रायद्वीप कहलाता है। अब ये प्रायद्वीपीय भाग बना कैसे था, इसको मैंने सबसे पहली वीडियो में आपको समझाया है। सबसे पहली वीडियो में जब मैंने आपको भारत की स्थिति और उसकी अवस्थिति का अध्ययन कराया था, उससे मैं बताया था कि जब सबसे पहले निर्माण होना शुरू हुआ था, प्लेटें खिसकनी शुरू हुई थी, तो भूखंड एक ही हुआ करता जिसका नाम था पेंजिया और उसके चारों तरफ जल राशि थी जिसका नाम था पैंथालासा। पेंजिया और पैंथालासा। पेंजिया पर 3 बल कार्य करे, सूर्य और चंद्रमा के ज्वारीय बल, कोरियोलिस बल और उत्प्लावन बल। इन तीनों बलों के प्रभाव से प्लेटें एक दूसरे से दूर जाने लगी
और पेंजिया दो भागों में विभाजित हो गया था, अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड। कालांतर में भारत गोंडवाना लैंड से भी अलग हुआ और वह ऊपर की ओर बढ़ना प्रारंभ होता है। तो हमारा जो प्रायद्वीपीय भाग है ये गोंडवाना लैंड का हिस्सा है। किसका हिस्सा है? गोंडवाना लैंड का हिस्सा है। क्लियर है? यानी कि यहां से एक प्रश्न आ जाए कि भारत का सबसे प्राचीनतम भाग कौन सा है, भारत का सबसे प्राचीनतम भाग कौन सा है, तो आपको बिल्कुल क्लिक कर देना है कि गोंडवाना लैंड या भारत का जो प्रायद्वीपीय भाग है जो गोंडवाना लैंड का हिस्सा है ये भारत का सबसे प्राचीनतम भाग है। ठीक है। इसके बाद जो उत्तर के मैदान है ये तो विभिन्न प्रकार की नदियां जिनमें गंगा है, यमुना है, ब्रह्मपुत्र है, उधर सिंधु नदी है, इनके मलबे के कारण, इनके द्वारा लाई हुई रेत के कारण निर्मित हुआ था। लेकिन जो प्रारंभिक हिस्सा था वो भारत का प्रायद्वीपीय भाग ही था, दक्षिण का हिस्सा ही था और ये गोंडवाना लैंड का एक हिस्सा है। यहाँ से प्रश्न आता है इसलिए इसको याद रखिएगा, किसका हिस्सा है? गोंडवाना लैंड का हिस्सा है। चलिए अब हम एक एक करके इन सारे पर्वतों का अध्ययन करेंगे और देखेंगे कि इनके बारे में क्या क्या चीजें हो सकती है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे पश्चिमी घाट की। किसकी बात करेंगे? सबसे पहले पश्चिमी घाट की बात करेंगे। मैं जो भी तथ्य होंगे इधर लिखता जाऊंगा, आप लोग नोट करते रहिएगा। सिर्फ वीडियो को सुनिए मत बल्कि उसको नोट करके लिखिएगा। सारा पूरा सिलेबस आपको यहां मिलेगा और इससे बाहर एक दिवसीय परीक्षाओं में कुछ नहीं आएगा। बस आपका जो काम है, आपका काम है इसको नोट करना, इसके नोट्स बनाना। वहीं हम एक डिटेल्ड स्टडी कर रहे हैं संकल्प 2021 बैच की, जिसमें वर्तमान में मॉडर्न हिस्ट्री चल रहा है। वहां पर भी आप जाकर अध्ययन कर लीजिएगा। इसकी पहले 3 वीडियो आ चुकी हैं, चौथी वीडियो है। अगर आप लोगों ने पहली 3 वीडियो नहीं देखी है तो उसको देखिएगा, क्रम से देखिएगा, जिससे आपको समझने में आसानी रहे। उसमें मैंने थंबनेल में 1 2 3 4 करके डाल रहा हूं नंबर, आप उससे समझ आइए कि भारत का भूगोल का क्रम हम किस तरह अध्ययन कर रहे हैं। चलिए आज हम बात करेंगे अभी पश्चिमी घाट की। अगर हम पश्चिमी घाट को देखें तो पश्चिमी घाट के लिए सह्याद्री पर्वत भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सह्याद्री पर्वत भी कहा जाता है। पश्चिमी घाट को सह्याद्री पर्वत भी कहा जाता है। ठीक है। यह भारत की दूसरी सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है। भारत की दूसरी सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है, दूसरी सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है। लंबी पर्वत श्रृंखला लिखते रहिएगा, आप लोग लिखते रहिएगा। दूसरी सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है। ठीक है। लगभग ये 1600 किलोमीटर की क्षेत्र में विस्तारित है। सबसे लंबी तो आपको मालूम है हिमालय है, लगभग 2400 किलोमीटर में विस्तारित है। और दूसरी सबसे लंबी यही है जो लगभग 1600 किलोमीटर में विस्तारित है। कितने? 1600 किलोमीटर में है। ठीक है। सह्याद्री पर्वत कहा जाता है इसके लिए, और भारत की दूसरी सबसे लंबी ये पर्वत श्रृंखला है। इसके बाद सबसे पहले नंबर पर कौन सी है? हिमालय है। दूसरे नंबर पर पश्चिमी घाट है। इसके अलावा अगर हम इसकी औसत ऊंचाई की बात करें, अगर हम इसकी औसत ऊंचाई की बात करें तो औसत ऊंचाई हमको देखने को मिलती है 1200 मीटर। ठीक है। पश्चिमी घाट के पर्वतों की जो औसत ऊंचाई है वो कितनी मिलती है? 1200 मीटर देखने को मिलती है। आप लोगों ने इतना नोट कर लिया होगा। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अब ये जो पश्चिमी घाट है आपका, इसको 16 डिग्री चैनल 2 भागों में विभाजित करता है। 16 डिग्री चैनल या 16 डिग्री अक्षांश के लीजिए, उत्तरी अक्षांश जो लगभग गोवा के पास से होकर गुजरता है, वो इसको 2 भागों में विभाजित करता है। यानी कि 16 डिग्री उत्तरी अक्षांश इसको 2 भागों में विभाजित करता है। उत्तरी सह्याद्री, ऊपर वाले हिस्से को कहा जाता है उत्तरी सह्याद्री, और नीचे वाले हिस्से को कहा जाता है दक्षिणी सह्याद्री। दक्षिणी सह्याद्री। ऊपर वाले हिस्से को कहा जाता है उत्तरी सह्याद्री और नीचे वाले हिस्से को कहा जाता है दक्षिणी सह्याद्री। अब हम इन 2 भागों पर विभाजित करेंगे और देखेंगे कि यहां से अगर हम पश्चिमी घाट के विस्तार की बात करें तो ये तीस्ता नदी से लेकर केरल तक इसका विस्तार है। कहां तक? ताप्ती नदी से लेकर
केरल तक इसका विस्तार देखने को मिलता है। अगर हम बात करें पश्चिमी घाट के विस्तार की, पश्चिमी घाट के अगर विस्तार की बात करें तो ताप्ती नदी से लेकर केरल तक इसका विस्तार है। कहां से? ताप्ती नदी से केरल तक इसका विस्तार देखने को मिलता है। दो भागों में विभाजित करता है, उत्तरी सह्याद्री और दक्षिण सह्याद्री। कौन विभाजित करता है? 16 डिग्री उत्तरी अक्षांश या 16 डिग्री चैनल कहा जा सकता है। क्लियर है? चलिए अब हम बात करते हैं उत्तरी सह्याद्री की। उत्तरी सह्याद्री से जो सबसे ज्यादा क्वेश्चंस आ सकते हैं वो आ सकता है कि इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है या इसमें कौन कौन से दर्रे हैं। तो अगर हम उत्तरी सह्याद्री की बात करें तो उत्तरी सह्याद्री की जो सबसे ऊंची चोटी है वो है कालसुवाई। कौन सी, क्या नाम है इसका? कालसुवोई इसकी सबसे ऊंची चोटी है और इसकी ऊंचाई लगभग 1646 मीटर देखने को मिलती है। कालसुवोई उत्तरी सह्याद्री की सबसे ऊंची चोटी है और 1646 मीटर इसकी ऊंचाई देखने को मिलती है। इसके अलावा उत्तरी सह्याद्री में दो दर्रे मिलते हैं, थाल घाट और भोर घाट। कौन से? थाल घाट और भोर घाट दो दर्रे मिलते हैं। थाल घाट और भोर घाट कौन कौन से? थाल घाट और दूसरा भोर घाट। थाल घाट और भोर घाट दो दर्रे हमको मिलते हैं। जहां हम अगर थाल घाट की बात करें तो थाल घाट मुंबई नासिक होते हुए कोलकाता के लिए राजमार्ग निकला है। कहां से? मुंबई से नासिक होते हुए कोलकाता के लिए राजमार्ग निकला है। ठीक है? किससे होते हुए? थाल घाट से। और अगर हम भोर घाट की बात करें तो भोर घाट मुंबई चेन्नई के बीच में रास्ता बनाता है। किसके बीच में? मुंबई और चेन्नई के बीच में रास्ता बनाता है। ठीक है? तो जो प्रश्न आएगा वो ये इनमें से 3 टाइप के ही आ सकते हैं कि कौन कौन से दर्रे स्थित हैं, दर्रे किन किन शहरों के बीच में स्थित है। इसके अलावा बात की जाएगी कि इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। तो कालसुवोई इसकी सर्वाधिक ऊंची चोटी है उत्तरी सह्याद्री की, जिसकी ऊंचाई 1646 मीटर हमको देखने के लिए मिलती है। ठीक है? अब आते हैं हम दक्षिण सह्याद्री की तरफ। फिर वही क्वेश्चन होता है कि दक्षिण सह्याद्री का सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है। तो सबसे ऊंचा शिखर है यहाँ पर कुद्रेमुख, जो कि कर्नाटक राज्य में है और जिसकी ऊंचाई लगभग 1892 मीटर है। ठीक? कुद्रेमुख सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? कुद्रेमुख है। किस राज्य में? कर्नाटक राज्य में स्थित है। और इसकी ऊंचाई अगर हम देखें तो 1892 मीटर इसकी ऊंचाई है। 1892 मीटर कुद्रेमुख की। इसमें भी एक दर्रा मिलता है, जो मिलाता है, जिसको हम पाल घाट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पाल घाट कहा जाता है। और ये कोच्चि और चेन्नई को मिलाता है। कोच्चि और चेन्नई का राजमार्ग जो गुजरता है वो इस पाल घाट से होकर ही गुजरता है। ठीक है? तो पश्चिमी घाट से अगर प्रश्न आएगा तो इनसे बाहर नहीं आने वाला कि उत्तरी सह्याद्री का सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है, कौन कौन से दर्रे हैं, दक्षिण सह्याद्री का सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है और कौन सा दर्रा इससे होकर गुजर रहा है। दूसरा प्रश्न अगर आएगा कि दोनों तरह से पूछ सकता है, पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। तो पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी है कुद्रेमुख, जो कि 1892 मीटर ऊंची है। अगर वो पूछे कि उत्तरी सह्याद्री की कौन सी है तो कालसुवाई, दक्षिण सह्याद्री की कौन सी है तो कुद्रेमुख, और पूरे की पूछे तो कुद्रेमुख जो कि 1892 मीटर ऊंची है। इसके अलावा इसके दर्रे से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलिए यहाँ पर यह बात हमारी कंप्लीट हुई और पश्चिमी घाट हम लोगों ने देख लिया। दूसरी बात, पश्चिमी घाट के बारे में एक चीज और बता दें कि पश्चिमी घाट सतत है, लगातार है, उसमें बहुत कम कटाव छाव देखने को मिलता है। जबकि हम पूर्वी घाट का अध्ययन करेंगे तो देखेंगे पूर्वी घाट बहुत ज्यादा कटा छटा है। कारण क्या है? क्योंकि सारी नदियां जो हैं वो पूर्वी घाट पर निकलती हैं और निकलती हुई नदियां अपने साथ पर्वतों को काटती हुई निकलती हैं। तो पश्चिमी घाट सतत है, ऊंचा है, वहीं पूर्वी घाट हमारा सतत नहीं है, वो बीच बीच में छित विचित है। क्लियर है?
चलिए अब हम बात करते हैं पूर्वी घाट की। तो पश्चिमी घाट आप लोगों ने नोट कर लिया, अब हम पूर्वी घाट की बात करते हैं। पूर्वी घाट का अगर हम विस्तार देखें तो ये ओडिशा से लेकर तमिलनाडु तक देखने को मिलता है। कहाँ से? ओडिशा से लेकर तमिलनाडु तक इसका विस्तार देखने को मिलता है। अगर हम पूर्वी घाट के विस्तार की बात करें तो विस्तार देखने को मिलता है ओडिशा से लेकर तमिलनाडु तक। ठीक है, दूसरी बात, पहली बात ने बता दी, ये तट काफी छिट विछिट है, बीच बीच में कटा छटा है। जो नदियां गुजरी हैं उन्होंने उस पहाड़ को, पर्वत को काट छाट दिया है, इसलिए पूर्वी घाट कटा छटा है, जबकि पश्चिमी घाट ज्यादा सतत है कंपेयर टू द पूर्वी घाट। ठीक है, अब जैसे पश्चिमी घाट के लिए सह्याद्री कहा जाता है, उसी तरह पूर्वी घाट के लिए महेंद्र पर्वत कहा जाता है। महेंद्र पर्वत, आपको ध्यान होगा महेंद्र पर्वत का इतिहास। महेंद्र पर्वत पर ही भगवान परशुराम निवास करते थे, और ये वही महेंद्र पर्वत है जहां से वो उड़कर पहुंचे थे जब सीता जी का स्वयंवर हो रहा था और राम जी ने शिव धनुष को तोड़ दिया था। तो वहां पर वाद विवाद है लक्ष्मण के साथ परशुराम जी का, वो वही महेंद्र पर्वत है जहां पर वो निवास किया करते। तो हमने विस्तार देख लिया इसका, और इनको क्या कहा जाता है? महेंद्र पर्वत या महेंद्रगिरी पर्वत कहा जाता है। गिरी मिस पर्वती होता है, महेंद्रगिरी कहा जाता था, या उसे महेंद्र पर्वत कह सकते हैं। अब ऊंची चोटी का उल्लेख देखते हैं तो यहाँ पर दो चोटियां ऊंची ऊंची देखने को मिलती हैं, एक अरमाकोंडा, दूसरा महेंद्रगिरी चोटी। ठीक है, कौन कौन सी? अरमाकोंडा चोटी, अरमाकोंडा और दूसरी मिलती है महेंद्रगिरी। अरमाकोंडा को विशाखापट्टनम चोटी भी कहा जाता है, विशाखापट्टनम चोटी, विशाखापट्टनम चोटी, और दूसरी है महेंद्रगिरी चोटी। जो अरमाकोंडा है ये उड़ीसा राज्य में है और महेंद्रगिरी आंध्र प्रदेश राज्य में है। अगर हम बात करें इसकी ऊंचाई तो 1680 मीटर अरमाकोंडा की ऊंचाई देखने को मिलती है, 1680। वहीं महेंद्रगिरी की 1502 मीटर देखने को मिलती है। महेंद्रगिरी कौन से राज्य में है? आंध्र प्रदेश में है। वहीं अगर अरमाकोंडा की बात करें तो यह ओडिशा में है, विशाखापट्टनम ओडिशा में है। इसको अरमाकोंडा चोटी भी कहा जाता है और विशाखापट्टनम चोटी भी कहा जाता है, 1680 मीटर ऊंची है। दो प्रश्न यहां पर क्लियर हो गए। पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी कुद्रेमुख, पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी अरमाकोंडा 1680 मीटर, दूसरी सबसे ऊंची चोटी महेंद्रगिरी 1502 मीटर ऊंची। तो इसका विस्तार देखें, या ओडिशा से तमिलनाडु तक इसका विस्तार है। इसको और किस नाम से पुकारा जाता है? महेंद्रगिरी पर्वत के नाम से पुकारा जाता है। और इसकी सबसे दो ऊंची चोटियां हम लोगों ने देख ली, अरमाकोंडा और महेंद्रगिरी। यहाँ पर दर्रे नहीं पाए जाते हैं क्योंकि ये काफी छित विछित हुआ तट है। ठीक है, वहीं हमने पश्चिमी घाट देखा, पश्चिमी घाट सतत था, वहीं पूर्वी घाट में बहुत सारे उसमें कटाव छटाव देखने को मिलते हैं। अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पर नीलगिरी की पहाड़ियों की। ठीक है, नीलगिरी की पहाड़ियाँ, नीलगिरी पहाड़ियों का जो विस्तार है वो कर्नाटक, तमिलनाडु और केरल राज्यों में है। कहाँ कहाँ है? ये रही आपकी नीलगिरी की पहाड़ियाँ, नीलगिरी की पहाड़ियाँ। ये कौन सी पहाड़ियां हैं? नीलगिरी की पहाड़ियां। और ये किसके बीच में है? पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट के बीच में नीलगिरी पहाड़ियां। अगर हम नीलगिरी पहाड़ियों का विस्तार देखते हैं तो ये 3 राज्यों में इसका विस्तार देखने को मिलता है, कर्नाटक, तमिलनाडु और केरल में। विस्तार कहां से देखने को मिलता है? कर्नाटक, तमिलनाडु और केरल में। कर्नाटक, तमिलनाडु और केरल, 3 राज्यों में इसका विस्तार देखने को मिलता है। कर्नाटक, तमिलनाडु और केरल राज्य में नीलगिरी पहाड़ियों का विस्तार देखने को मिलता है। इसके लिए पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट का जंक्शन भी कहा जाता है। नीलगिरी पहाड़ियों को क्या कहा जाता है? पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट का जंक्शन, पूर्वी घाट तथा पश्चिमी घाट का जंक्शन भी कहा जाता है।
पूर्वी घाट तथा पश्चिमी घाट का जंक्शन भी कहा जाता है। अब बात करें इसकी सबसे ऊंची चोटी की, तो इसमें सबसे ऊंची चोटी जो पाई जाती है उसका नाम है डोडा बेटा, जो 2637 मीटर ऊंची है। इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? डोडा बेटा, डोडा बेटा, जिसकी ऊंचाई 2637 मीटर देखने को मिलती है। इसके अलावा एक प्रश्न और बनता है डोडा बेटा के साथ, यह प्रायद्वीपीय भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। इसके ब्रैकेट में लिख लीजिएगा, प्रायद्वीपीय भारत की दूसरी, दिख रहा है आप लोगों को? लिख लीजिए, मैं बोल रहा हूं, लिख लीजिएगा, बोर्ड थोड़ा सा छोटा है, इसमें सब कुछ नहीं आ सकता। चलिए लिख लीजिए, प्रायद्वीपीय भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी, दूसरी सबसे ऊंची चोटी है कौन सी? डोडा बेटा, सबसे ऊंची चोटी। ये क्या है? डोडा बेटा प्रायद्वीपीय भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है, जिसकी ऊंचाई 2637 मीटर देखने को मिलती है। कहां पर पाई जाती है? नीलगिरी की पहाड़ियों में ये पाई जाती है। इसके अलावा एक और चीज है कि इसी नीलगिरी की पहाड़ियों पर एक स्थान पाया जाता है जो काफी रमणीय स्थान है, पर्यटक स्थल है, ऊटी, ऊटी, जिसको उटक मंडलम भी कहा जाता है। उटक मंडलम भी कहा जाता है। कहां पाया जाता है? ये नीलगिरी की पहाड़ियों में पाया जाता है। ऊटी नामक स्थान, जिसको उटक मंडलम भी कहा जाता है, ये नीलगिरी की पहाड़ियों में पाया जाता है। और ये ऊटी किस राज्य में स्थित है? ये है आपका तमिलनाडु राज्य में स्थित है। ऊटी या उटक मंडलम किस राज्य में है? तमिलनाडु राज्य में देखने को मिलता है, तमिलनाडु राज्य। क्लियर हो गया आपको? तो यहाँ पर हमने 3 पहाड़ियाँ देख ली, पश्चिमी घाट के पहाड़ देख लिए, पूर्वी घाट के पहाड़ देख लिए और नीलगिरी की पहाड़ियों का हमने यहाँ पर अध्ययन कर लिया। अब हम बात करेंगे अन्नामलाई की पहाड़ियों की और उसकी विशेषताएं देखेंगे कि क्या क्या विशेषताएं हैं। नीलगिरी की पहाड़ियों के दक्षिण में, पश्चिम में, नीलगिरी पहाड़ियों के पश्चिम में, नीलगिरी पहाड़ियों के पश्चिम में पहाड़ी पाई जाती है अन्नामलाई की पहाड़ियाँ। क्या? अन्नामलाई की पहाड़ियाँ, अन्नामलाई की पहाड़ियाँ। अगर हम इसका अन्नामलाई की पहाड़ियों का विस्तार देखें तो अन्नामलाई की पहाड़ियों का विस्तार 2 राज्यों में है, केरल और तमिलनाडु में। कौन से 2 राज्य हैं? केरल और तमिलनाडु, केरल और तमिलनाडु। इस अन्नामलाई की पहाड़ी की एक विशेषता है कि इस पर एक सबसे ऊंची चोटी पाई जाती है, जिसका नाम है अनाईमुडी, जिसकी ऊंचाई 2695 मीटर देखने को मिलती है। अन्नामलाई की पहाड़ियों पर एक चोटी पाई जाती है जिसका नाम है अन्नामुडी, जिसका नाम क्या है? अनाईमुडी। और अनाईमुडी जो पहाड़ी है, अन्नामलाई की पहाड़ियों पर अनाईमुडी एक चोटी है। कौन सी चोटी? अनाईमुडी चोटी है, 2695 मीटर जिसकी ऊंचाई है, 2695 मीटर जिसकी ऊंचाई है। अन्नामलाई की पहाड़ियों पर अन्नामुडी नामक एक चोटी पाई जाती है जिसकी ऊंचाई 2695 मीटर हमको देखने के लिए मिलती है। अब ये पूरा आपके सामने एक मानचित्र तैयार हो गया प्रायद्वीपीय भारत का। इसमें बहुत सारे प्रश्न बनते हैं। अब इसमें जो अनाईमुडी की पहाड़ियाँ, कई सारी चीज़ें, इसमें इलायची की पहाड़ियाँ पाई जाती हैं, पालनी की पहाड़ियाँ पाई जाती हैं इस अन्नामलाई की पहाड़ियों के ऊपर। ठीक है, अब आप एक बार देखिएगा इसमें से कौन कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं। अगर आप पूरे मानचित्र को देखें तो क्वेश्चन आपको आइडिया लग जाएगा। पूछेगा कि प्रायद्वीपीय भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो आप बताएंगे अनाईमुडी, जिसकी ऊंचाई 2695 मीटर है, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे ऊंची चोटी है। प्रश्न फिर पूछेगा प्रायद्वीपीय भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो दूसरी सबसे ऊंची चोटी आपको मिलेगी 2637 मीटर, डोडा बेटा। ठीक है, ये लिखा हुआ है यहाँ पर, डोडा बेटा सबसे ऊंची चोटी, दूसरी सबसे ऊंची चोटी, सबसे ऊंची अनाईमुडी और डोडा बेटा। डोडा बेटा किस पहाड़ियों पर? नीलगिरी की पहाड़ियों पर है, जबकि अनाईमुडी अन्नामलाई की पहाड़ियों पर स्थित है। अब पूछेगा पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? कुद्रेमुख सबसे ऊंची चोटी है। उत्तरी सह्याद्री की सबसे ऊंची चोटी है कालसुवोई, दक्षिणी सह्याद्री की कुद्रेमुख। पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी अरमाकोंडा 1680 मीटर। तो यहां से प्रश्न आपके बनते हैं
घाट के बारे में प्रश्न पूछ लेगा, चोटियों के बारे में प्रश्न पूछ लेगा, आपसे मैचिंग करा लेगा, राज्यों से संबंधित प्रश्न पूछ लेगा, रमणीक स्थानों के बारे में प्रश्न पूछ लेगा। अगर इनमें से कोई भी प्रश्न अगर आपसे एग्जामिनर पूछता है एक दिवसीय परीक्षा में, तो प्रायद्वीपीय भारत की पहाड़ों से इससे बाहर प्रश्न नहीं आने वाला। प्रायद्वीपीय भारत के पहाड़ों में इससे बाहर प्रश्न नहीं आने वाला। जो यहाँ पर एक मानचित्र हमने यहाँ पर पूरा बना दिया गया है, ठीक है। अब यहाँ पर जो हमारे बचे हैं वो बचे हुए विंध्याचल, अरावली और सतपुड़ा की पहाड़ियाँ। विंध्याचल की पहाड़ियाँ, अरावली की पहाड़ियाँ और सतपुड़ा की पहाड़ियाँ यहाँ पर बची हुई हैं। चलिए अब हम उनका भी अध्ययन कर लेते हैं। मैं थोड़ा सा इसको बिगाड़ देता हूँ, बीच वाले को। चलिए सबसे पहले हम अध्ययन करेंगे विंध्याचल की पहाड़ियों की बात करेंगे। जो विंध्याचल की पहाड़ियां हैं, विंध्याचल की पहाड़ियां दो मध्य प्रदेश से लेकर झारखंड तक जिनका विस्तार देखने को मिलता है। विंध्याचल की पहाड़ियां कहाँ हैं? मध्य प्रदेश से लेकर जिनका विस्तार देखने को मिलता है मध्य प्रदेश से लेकर झारखंड तक जिनका विस्तार देखने को मिलता है। किनका? विंध्याचल की पहाड़ियों का, मध्य प्रदेश से झारखंड तक। लिख लीजिएगा, विंध्याचल की पहाड़ियां मध्य प्रदेश से झारखंड तक, मध्य प्रदेश से झारखंड तक आपको विंध्याचल की पहाड़ियां भी देखने को मिलती हैं। और विंध्याचल पहाड़ियों को जो कहा जाता है कि ये उत्तरी और दक्षिण का सेपरेशन है, एक बाउंड्री है जो डिवाइड करती है उत्तरी भारत को और दक्षिणी भारत को। कौन सी? विंध्याचल की श्रेणी उत्तरी भारत को और दक्षिणी भारत को विभाजित करती है। अगर हम विंध्याचल पर्वत की श्रेणियों की बात करें तो विंध्याचल में हमको 4 प्रकार की श्रेणियां देखने को मिलती हैं। विंध्याचल की श्रेणी भंडारे की, कैमूर की और पारसनाथ की, 4 देखने को मिलती हैं। कौन कौन सी? विंध्याचल की चोटियां, विंध्याचल, और देखने को मिलती है हमको भंडारे की, फिर कैमूर, विंध्याचल, भंडारे, कैमूर और पारसनाथ। ठीक है, विंध्याचल, भंडारे, कैमूर और पारसनाथ की चोटियां देखने को मिलती हैं हमारे लिए इस विंध्याचल के पहाड़ों पर। ठीक है, विस्तार देख लिया, मध्य प्रदेश से झारखंड तक है। इसको उत्तरी और दक्षिण को बांटने वाला पर्वत श्रेणी कहा जाता है। अब हम जरा इसके नीचे की तरफ आए और नीचे की तरफ आने पर हम देखेंगे यहाँ पर कि सतपुड़ा की पहाड़ियां देखने को मिलती हैं। कौन सी? सतपुड़ा की पहाड़ियां देखने को मिलती हैं। और सतपुड़ा की पहाड़ियों का अगर हम विस्तार देखें तो मध्य प्रदेश से लेकर छत्तीसगढ़ तक हमको सतपुड़ा की पहाड़ियों का विस्तार देखने को मिलता है। कहां से? मध्य प्रदेश से लेकर छत्तीसगढ़ तक। मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ तक जो विस्तार देखने को मिलता है वो मिलता है सतपुड़ा की पहाड़ियों पर। और सतपुड़ा में भी हमें 3 चोटियां देखने को मिलती हैं, सतपुड़ा की, महादेव की और मेकाले की चोटी। कौन कौन सी? सतपुड़ा, महादेव और मेकाले। सतपुड़ा, महादेव और मेकाले की चोटियां देखने को मिलती हैं। इसी मेकाले की चोटी पर अमरकंटक नामक स्थान है। मेकाले की चोटी पर कौन सा स्थान है? अमरकंटक नामक स्थान है। अमरकंटक नामक स्थान है। और इसी अमरकंटक से आपको मालूम होगा नर्मदा नदी निकलती है। नर्मदा नदी निकलती है अमरकंटक से, और जो विंध्याचल और सतपुड़ा के बीच में भ्रंश घाटी का निर्माण करती है। नर्मदा नदी निकलती है जो सतपुड़ा और विंध्याचल के बीच में भ्रंश घाटी का निर्माण करती है। तो प्रश्न कई बार आता है कि अब जब हम परिवहन में पढ़ेंगे और उसमें देखेंगे अपवाह तंत्र में नदियों के बारे में अध्ययन करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर उसी का होगा, तो हम देखेंगे कौन सी नदी भ्रंश घाटी का निर्माण करती है। तो नर्मदा नदी है जो भ्रंश घाटी का निर्माण करती है। सतपुड़ा और विंध्याचल के बीच में ये भ्रंश घाटी का निर्माण करती है और ये मेकाले की पहाड़ियों में अमरकंटक नामक स्थान से निकलती है। इसके पास से ही एक दूसरी नदी निकलती है जिसका नाम है सोन नदी। ठीक है, सोन नदी निकलती है। और जो अमरकंटक है इसकी ऊंचाई लगभग 1066 मीटर देखने को मिलती है। कितनी? 1066
मीटर देखने को मिलती है। ठीक है, अमरकंटक की चोटी जिससे नर्मदा नदी का उद्गम होता है। अब बात करते हैं महादेव की चोटी की। महादेव की चोटी पर एक पंचमढ़ी स्थान है जो हिल स्टेशन है और धूपगढ़ पहाड़ी पर स्थित है। यहाँ पर एक पहाड़ी है जिसका नाम है धूपगढ़, और यहाँ पर एक तीर्थ स्थान है पंचमढ़ी, हिल स्टेशन है पंचमढ़ी। और इस पंचमढ़ी एक हिल स्टेशन है, स्वास्थ्यवर्धक स्थान है, लोग घूमने जाते हैं यहाँ पर। अगर हम धूपगढ़ की बात करें तो धूपगढ़ की जो ऊंचाई देखने को मिलती है वो 1350 मीटर देखने को मिलती है। कितनी? 1350 मीटर ऊंची एक चोटी है जो कि महादेव श्रेणी में पाई जाती है और सतपूर्णा पहाड़ी का एक अंग है महादेव की पहाड़ी। और महादेव की पहाड़ी पर आपको एक धूपगढ़ चोटी मिलती है। उस धूपगढ़ चोटी के पास में एक पंचमढ़ी हिल स्टेशन आपको स्थित है। तो यहाँ पर ये पूरी बात यहाँ पर आपको क्लियर हो जाती है। ठीक है, अब हम लोगों ने यहाँ पर देख लिया विंध्याचल पर्वत देख लिया और हम लोगों ने देख लिया यहाँ पर सतपूर्णा की पहाड़ियाँ। अब जो एक हमारा और पहाड़ बचा हुआ है वो है अरावली पर्वत, और अरावली पर्वत का हम लोग अध्ययन करेंगे। इसके अलावा गुजरात में गिर पहाड़ियाँ पाई जाती हैं। गुजरात में क्या पाई जाती हैं? गिर पहाड़ियाँ पाई जाती हैं, गिर पहाड़ियाँ। ठीक है, तो ये पूरा मानचित्र आप लोग याद रखना। इस मानचित्र से बहुत सारे प्रश्न आने वाले हैं, तो कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए और चीजें बिल्कुल एक साथ पता होनी चाहिए। चलिए अब हम बात कर लेते हैं अरावली पर्वत श्रेणी की। अरावली पर्वत श्रेणी का अगर हम विस्तार देखते हैं तो इसका प्रारंभ गुजरात से होता है, राजस्थान होते हुए ये दिल्ली तक पहुंचती हैं। कहाँ से? अगर इनका विस्तार देखें तो राजस्थान, गुजरात से प्रारंभ होता है और गुजरात से होने के बाद राजस्थान, राजस्थान होने के बाद दिल्ली तक ये इनका प्रसार देखने को मिलता है। अगर हम इसका विस्तार देखें तो गुजरात से लेकर दिल्ली तक इसका विस्तार है, गुजरात से लेकर दिल्ली तक इसका विस्तार है। यहाँ से प्रश्न आता है और बड़ा प्रश्न अजीब सा लगता है कि दिल्ली में जो रिज है वो किस पर्वत श्रेणी का अंग है? तो वो अरावली पर्वत श्रेणी का अंग है। अरावली पर्वत श्रेणी विश्व की सबसे प्राचीनतम पर्वत श्रेणियों में गिनी जाती है। ठीक है, ये एक अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण है। क्या है? अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण है और विश्व की सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणियों में अरावली पर्वत श्रेणी को गिना जाता है। पूछा जाता है यहाँ से कि भारत की सबसे प्राचीनतम पर्वत श्रेणी निम्न में से कौन है? तो हिमालय, सतपूर्णा, विंध्याचल और अरावली। तो हम लोगों को अरावली पर क्लिक करना है। अरावली भारत की सबसे प्राचीनतम पर्वत श्रेणी का उदाहरण है और ये एक अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण है। ठीक है, तो इसका विस्तार हम लोगों ने देख लिया। गुजरात से प्रारंभ होता है, राजस्थान होते हुए दिल्ली तक इसका विस्तार देखने को मिलता है। अगर हम इसकी सबसे ऊंची चोटी की बात करें, अरावली की सबसे ऊंची चोटी जो है वो है गुरु शिखर, जो कि आबू पहाड़ी पर स्थित है। कौन सी? गुरु शिखर। इसकी सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर है। सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर है जो कि आबू पर्वत पर स्थित है। ठीक है, लगभग 1722 मीटर इसकी ऊंचाई है। गुरु शिखर की ऊंचाई कितनी है? लगभग 1722 मीटर इसकी ऊंचाई देखने को मिलती है। ठीक है, तो मेरे हिसाब से हम लोगों ने सभी पर्वतों का अध्ययन कर लिया। ठीक है, इससे बाहर कोई अगर हम प्रायद्वीपीय भारत की बात करें तो इस मानचित्र से बाहर कोई भी प्रश्न नहीं आने वाला। सतपूर्णा पहाड़ियों की अगर हम बात करें तो सतपूर्णा पहाड़ियों के बारे में एक बार लिखा जाएगा कि ये ब्लॉक पर्वत का उदाहरण है। कौन सी? ब्लॉक या भ्रंश पर्वतों का उदाहरण है। ब्लॉक या भ्रंश पर्वत का उदाहरण है। कौन सी? सतपूर्णा की पहाड़ियां ब्लॉक या भ्रंश पर्वत का उदाहरण है। वहीं अगर अरावली की बात करें तो ये अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण है। हिमालय की बात करें तो नवीन बलित पर्वत का उदाहरण है। पश्चिमी घाट सतत है, पूर्वी घाट कटा छटा है।
कटा छटा होने के कारण है सारी नदियां जो कि प्रवाहित होती हैं पूर्व की तरफ, वो पूर्वी घाट को काटती छाटती हुई निकलती हैं। इसलिए पूरा पूर्वी घाट जो हमारा कटा छटा हुआ है वहीं पश्चिमी घाट सटता है, और बाकी सारी चीज़ें हम आप लोगों को इस मानचित्र पर बिल्कुल क्लियर होंगी। कोई भी प्रश्न इससे बाहर नहीं जाने वाला। तो हम लोगों की 1 दिवसीय परीक्षाओं की लगातार तैयारी चल रही है, और उसी क्रम में आज हम लोगों ने एक अपना लेक्चर, अपनी वीडियो या अपना टॉपिक कंप्लीट किया। आगे के भाग भी रहेंगे जो जल्दी ही आपके सामने उपस्थित होंगे, आप लोग देखते रहिएगा। सबसे महत्वपूर्ण यह है कि आप एक मानचित्र को लीजिएगा, ब्लैंक मानचित्र को, और ब्लैंक मानचित्र पर चीज़ों को बनाने का प्रयास कीजिएगा, क्योंकि अगर एक बार मानचित्र पर चीज़ बन जाएंगी तो फिर उसको भूलना संभव नहीं है। अगर आपने कॉपी पर लिखकर याद करने की कोशिश की तो संभव है कि आप भूल जाएंगे, लेकिन एक बार जब आपने मानचित्र पर उसको बना लिया, अंकित कर लिया, तो फिर भूलने के कोई चांसेस नहीं रहेंगे। इसलिए आप एक बार चीज़ को मानचित्र पर बना लीजिएगा, फिर आप जीवन भर कभी नहीं भूलेंगे, और परीक्षाओं में तो बिल्कुल नहीं भूलेंगे। इसलिए मानचित्र में मैं बहुत जोर देता हूं, और उसी में है कि आपको एक मानचित्र कम से कम 10 या 15 मानचित्र लेकर बैठना पड़ेगा। पूरा इतिहास और भूगोल में मानचित्र पर समझाने का प्रयास करता हूं, और उस पर हर व्यक्ति को करना भी चाहिए, जिससे कि उसको याद करने की, क्योंकि एक बार अगर वो मानचित्र बना लेगा तो उसको सारे स्टेट याद हो जाएंगे, सारी चीज़ें याद हो जाएंगी। कई बार याद करना पड़ता है कि ताप्ती नदी से लेकर नीचे तमिलनाडु तक इसका विस्तार है, तो इस तरह याद नहीं करना पड़ेगा। अब जब मानचित्र बना लेंगे तो खुद ही इस चीज़ को क्लियर हो जाएगा। इसलिए हम उड़ीसा से लेकर नीचे तमिलनाडु तक पूरा इसका विस्तार देख रहे हैं, इधर हम कर्नाटक तक इसका विस्तार देख रहे हैं। तो ये सब चीज़ें हमारी याद करने की आवश्यकता नहीं रहेगी। सब कुछ ड्रॉ जब अगर मानचित्र पर हो जाएगा तो उसको समझना आसान रहेगा। तो आप लोग पंचऋषि क्लासेस को देखते रहिएगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिएगा, और हम लगातार मिलते रहेंगे बहुत सारी वीडियोस के साथ, और साथ में कई सारे काम चल रहे हैं। उस क्रम में एक केस स्टडी का भी काम चल रहा है, संकल्प 2021 बैच की मॉडर्न हिस्ट्री चल रही है, और सारी क्लासें आप लोगों को लगातार मिलती जा रही हैं। ठीक है, तो आज हम लोग अपनी लेक्चर को यहाँ पर ही समाप्त करते हैं। कल फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ, नए टॉपिक के साथ, और आवश्यकता होगी जैसी भी वैसे ही हम अपने और विषयों को भी साथ में लेकर चलेंगे। ठीक है, तब तक आप लोग इसको नोट करते रहिएगा, नोट्स बनाते रहिएगा। 3 वीडियो पहले हो चुकी हैं, अगर नहीं देखी हैं तो आप पहले उनको देखिएगा, उसके बाद आप क्रम से पढ़ेंगे तो आपको समझना भी आसान रहेगा और याद करना भी आसान रहेगा। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा पंचऋषि क्लासेस को, जितने ज़्यादा लोगों को आप बता सकते हो बताइएगा, और खुद भी लाभान्वित होइएगा, अपने दोस्त को भी लाभान्वित कीजिएगा। अब मुझको आप लोग अनुमति दें, आज्ञा दें। आप सब लोगों ने मेरी बात सुनी, सभी लोगों का बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद।